मेरे दादा की वसीयत मैंने कई बार पढ़ ली थी, जिसे देखकर मेरा खून खौल रहा था। 2 दिन पहले ही मुझे बैरूने मुल्क से अचानक पाकिस्तान आना पड़ा, क्योंकि मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था। अपने वालिद की तदफीन के बाद जब उनके वकील ने मुझे उनकी वसीयत दी, तो वो देखकर मैं गुस्से से सुर्ख हो गया था। मैं लंदन में पेट्रोल पंप पर काम करता था। जो तनख्वाह मुझे मिलती रही, मैं अपने मामूली से अकाउंट में से पैसे निकालकर सब कुछ पाकिस्तान अबू को भेज देता था, और कतरा कतरा जमा करके और कुछ अपने गांव की ज़मीनें बेचकर मेरे वालिद ने कराची जैसे शहर में घर और चंद ज़मीनें खरीद ली थीं। मैं पिछले 10 साल से पैसे भेज रहा था। 17 साल की उम्र से मैं लंदन में गया था और अब मैं 27 साल का हो चुका था। यूं अचानक अबू की वफ़ात की खबर सुनकर वापस आने के लिए मेरी नौकरी छूट गई थी, क्योंकि वो लोग मुझे छुट्टी देने को तैयार नहीं थे। मुझे भी ये यकीन था कि जो कुछ मैंने भेजा है वो सब मेरे बाप ने मेरे लिए संभाल कर रखा होगा। इसीलिए कराची जाते ही कोई छोटा मोटा काम करके अपना काम बना लूँगा। लेकिन अबू की वसीयत ने मेरे होश उड़ा कर रख दिए थे। उसमें लिखा था कि लंदन जाने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए अबू ने अपनी ज़मीनों का कुछ हिस्सा बेचकर मुझे पैसों का इंतज़ाम करके दिया था। इसीलिए इस घर पर और अबू की बाकी जायदाद पर सिर्फ हीना का हक है। ये पढ़कर मेरा सर पूरी तरह से चकरा गया था। वो एक पागल कम उम्र सी मेरी बहन जो पागल खाने में ज़ेरे इलाज थी, अबू ने कैसे सारा कुछ उसके नाम कर दिया। चलो, ये इतनी बड़ी बात उस वक्त ना होती जब सब कुछ हीना के ही नाम होता। मैं उस पागल से स्टैम्प पेपर पर दस्तखत करवा के सब कुछ अपने नाम कर लेता। लेकिन अबू की बेहिसी और खुदगर्जी की इंतहा ये थी कि ये भी लिखा था कि अबू की सारी जायदाद वही ले सकता है जो हीना से शादी करेगा, और ना तो उसे तलाक देगा और ना ही दूसरी शादी करेगा। मतलब मेरी सालों की मेहनत मेरे बाप ने कुएं में डाल दी थी। मेरे हाथ में एक फूटी कोड़ी तक नहीं छोड़ी थी। अबू की जायदाद अब करोड़ों तक पहुंच चुकी थी, जो कभी उन्होंने लाखों में खरीदी थी। अबू की वसीयत पढ़कर मेरे गुस्से का बुरा हाल था। भला इस किस्म की वसीयत का क्या मकसद था? अबू किसी गैर को कैसे अपनी जायदाद दे सकते थे? चलो, मैं हीना की शादी किसी से करवा भी देता, तब भी मेरे हाथ कुछ नहीं आना था, क्योंकि मुझे तो अपने ही बाप के घर में रहने की इजाज़त तक नहीं थी। इस घर में भी वही रह सकता था जिसकी शादी हीना से होती। ये अजीब व गरीब वसीयत के साथ एक ख़त भी था जो अबू ने मेरे नाम लिख छोड़ा था। लेकिन मुझे अबू पर जिस कदर गुस्सा था, मैंने सब कुछ एक दराज में फेंक दिया। दूसरे दिन वो वकील मेरे पास आ गया। कहने लगा, आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। इस घर में सिर्फ हीना की मौजूदगी और रजामंदी से ही रह सकते हैं। मैंने गुस्से और ताने के मिले जुले जज्बात से कहा कि वो पागल है, उसके अंदर इतनी समझबूझ नहीं है कि वो अपनी रजामंदी बता सके। फिर मैं उसका भाई हूँ, ये मेरे भी बाप का घर है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे कि वसीयत भी आपके ही बाप की है। आपके पास आज शाम तक का वक्त है मिस्टर एहतशाम। या तो मिस हीना को आप वापस इस घर में लेकर आएं, या फिर मैं शाम को आपको घर से निकालकर घर को लॉक लगा दूंगा। वकील ये कहकर वहां से चला गया और मेरा जी चाहा कि अपना सर दीवार पर दे मारूं। हीना उम्र में 22 साल की थी, लेकिन उसकी अक्ल 10-12 साल के बच्चे की थी। फिर गुस्से में वो चीज़ें उठा उठाकर मारने की आदत भी थी। मैं कैसे उसे घर लेकर आता? वो तो मेरे पीछे से मोहल्ले के बच्चों का जीना दुभर कर देती। मैं कोफ्त का शिकार हुआ था, लेकिन मेरे बाप ने मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। मैं दूसरे ही दिन हीना को लेने मेंटल अस्पताल पहुंच गया। मैंने उनसे कहा कि मुझे हीना को वापस लेकर जाना है। डॉक्टर ने मुझसे चंद कागजात पर दस्तखत करवाए और नर्स से कहा कि हीना को लेकर आओ। कुछ ही देर बाद एक जवान और बहुत हसीन लड़की हाथ में एक गुड़िया को पकड़े लंबे घने बालों के साथ खड़ी मुझे टिक टिक देख रही थी। मैं 10 साल बाद उसे देख रहा था। वो डरी सहमी सी मुझे देख रही थी। डॉक्टर ने कहा, ये तुम्हारे भाई हैं, तुम्हें लेने आए हैं, तुम अब इनके घर पर रहोगी। ये सुनकर न जाने क्यों उसकी रंगत उड़ी थी। कहने लगी, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। मैं कौन सा उसे अपने घर पर लाना चाहता था, बस पड़ी रहती वहीं मेंटल अस्पताल में। उसे घर लेकर जाना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मजबूरन मुझे खड़ा होना पड़ा। मैं हीना के सामने गया, जेब से एक चॉकलेट निकाली जिसे देखकर उसकी आंखें चमकी थीं। मैंने कहा, मेरे साथ चलो हीना, मेरे पास ऐसी बहुत सी चॉकलेट्स हैं, मैं तुम्हें वो सारी दे दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने मेरे हाथ से चॉकलेट ली और मेरे साथ जाने को भी तैयार हो गई। मैं उसे सबसे पहले बाजार लेकर गया। उसे एक अच्छा सा लिबास खरीद कर दिया ताकि वकील के आने से पहले उसका हुलिया कुछ बेहतर लगे। वो बहुत खुश थी। मैंने उसके लिए चंद अच्छे जोड़े खरीदे, लेकिन जैसे ही वापस जाने लगा, हीना की नज़र एक टॉय शॉप पर जाकर टिक गई। शानू भाई, मुझे खिलौने लेने हैं। वो एहतशाम के बजाय मुझे शानू भाई ही कहती थी। मैं उसे टॉय शॉप पर ले गया।
मुझे लगा वो एक गुड़िया खरीदेगी, लेकिन उसने तो बहुत से भालू और मुख्तलिफ खिलौने उठाने शुरू कर दिए। मेरे पास इतने पैसे फ़िलहाल जेब में नहीं थे। मैंने हीना को बड़े प्यार से कहा कि अभी तुम कम चीज़ें ले लो, मैं तुम्हें कल बहुत सारे खिलौने लेकर दूंगा। लेकिन वो ज़िद करने लगी। अब तो मुझे उस पर गुस्सा आने लगा था। मैंने उससे सारे खिलौने छीन कर वापस रखे और उसका बाजू पकड़कर उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा उठाया। घर लेकर आया तो वो किसी बच्चे की तरह से ज़िद कर रही थी, रो रही थी। मैं 1 घंटे में उस लड़की की हरकत देख देख कर तंग आ चुका था। मुझे अपने मरे हुए बाप पर फिर से गुस्सा आने लगा। न जाने मुझे किस मुसीबत में डालकर चला गया था कि मैं उसकी दूसरी बीवी की बेटी को पालता फिरूं, मजबूरन उसे बर्दाश्त करूं। हीना मेरी सौतेली माँ के पहले शौहर की थी। मैं 10 साल का था जब मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था। मेरे वालिद ने दूसरी शादी जिससे की थी, उसकी पहले से एक 3 साला बच्ची को भी साथ लाई थी, जो देखने में जापानी गुड़िया लगती थी, लेकिन थी बाउली सी। मुझे ना तो सौतेली माँ कभी अच्छी लगी थी और ना ही वो सौतेली बहन। लेकिन मुझे इस हीना नामी बच्ची से नफ़रत उस वक्त महसूस होने लगी जब मेरा सगा बाप मेरे बजाय उससे मोहब्बत करता, उसे गोद में उठाए फिरता जैसे वो उसकी सगी बेटी हो और मैं सौतेला। मेरा खून खौल उठता था जब मैं अपने बाप को इस पागल लड़की से प्यार करते देखता, तो मुझे ना जाने क्यों उससे चिढ़ सी हो गई थी। एक बार मैं अपने खिलौनों से खेल रहा था जब वो मेरे खिलौने लेने की जिद करने लगी। मैंने कहा, खबरदार जो मेरे खिलौनों को छुआ भी। लेकिन वो रोने लगी, जिद करने लगी। मैंने उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दिया। उसी वक्त मेरे अब्बू घर में दाखिल हुए। ये देखकर मेरी सौतेली माँ भी मुझे घूरने लगी और अब्बू ने मुझे बहुत मारा। कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मासूम सी बच्ची पर हाथ उठाने की। बस इसके बाद मुझे हीना से नफ़रत सी होने लगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरी नफ़रत भी उस पागल के लिए बढ़ती रही। फिर मैंने 17 साल की उम्र में ही तालीम को खैरबाद कहा और अब्बू से ज़िद करने लगा कि मुझे लंदन जाना है। वहाँ मेरा एक दोस्त अपने बाप के साथ जा रहा था, मैं भी उनके साथ चला गया। तालीम मेरे पास थी ही नहीं, इसीलिए मैंने पेट्रोल पंप की जॉब कर ली। अब 10 साल बाद आया था, तब भी मेरे सगे बाप ने सगे बेटे के बजाय सब कुछ सौतेली बेटी को दे दिया था। वो अब भी मुझसे ज़िद कर रही थी। मुझे उस पर इस कदर गुस्सा आया कि मैंने उसके मुंह पर खींच के थप्पड़ मार दिया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये थप्पड़ मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। वो भी रो करके रोने लगी। शाम भी हो चुकी थी, वकील किसी भी वक्त पहुंच सकता था। मुझे अपने रवैये पर गुस्सा आया था कि क्यों इस मुसीबत को थप्पड़ मार दिया। मैंने खुद पर काबू बांधा और फिर हीना के पास आ गया। मैंने कहा, हीना देखो, मैं तुम्हें कल बहुत सारे खिलौने ला कर दूंगा, अभी चुप हो जाओ। लेकिन वो किसी छोटे बच्चे की तरह से रो रही थी। शानू भाई गंदा है, मुझे थप्पड़ मारा है। वो रोते हुए कहने लगी, मैं अब्बू को बताऊंगी, उन्हें घर आने दो। इस पागल को ये तक मालूम नहीं था कि अब्बू मर चुके हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे चुप करवाया था। 2-3 चॉकलेट्स खाकर ही चुप हुई थी। फिर मेरे कहने पर उसने मुंह हाथ धोकर अपने कपड़े तब्दील किए थे। अगर वो चुप होती तो बड़ी अच्छी लगती थी, कोई उसे देखकर पागल नहीं समझ सकता था, लेकिन थी वो पागल ही। खैर, वकील घर पहुंचा तो हीना से पूछने लगा कि एहतिशाम का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है। ये सुनकर हीना ने मुझे घूरते हुए देखा। मेरी जान ही निकल गई कि कहीं ये ना बता दे कि मैंने उसे थप्पड़ मारा है। वो कहने लगी, शानू भाई गंदा है। ये सुनकर मेरी जान लबों पर आई थी। फिर कहने लगी कि मुझे टाइज नहीं लेकर देता। वकील ने कहा, मैं तुम्हारे भाई को पैसे दूंगा, वो तुम्हें बहुत सारे टाइज लेकर देगा। ये कहकर एक चेक मुझे वकील ने दिया। कहने लगा, तुम्हारे वालिद ने 2 दुकानें खरीदी थीं, जिनका किराया वो हीना के इलाज पर खर्च करते थे। अब ये घर पर है तो ये तुम रख लो। हीना की शादी के बाद ये चेक भी उसके शौहर को ही मिलेगा। ये सुनकर मेरी जान जली थी। मैंने वो चेक उससे लिया। 5,000 का चेक था। बिना कमाए ही मेरा महीना आराम से गुजर सकता था। अगले रोज़ मैंने हीना को बहुत सारे खिलौने ला कर दिए। वो बहुत खुश थी। फिर मैंने अपने एक बाएतमाद दोस्त से बात की कि मुझे कोई बेवकूफ़ सा लड़का चाहिए, जिससे मैं अपनी बहन की शादी कर दूं और वो उसकी सारी जायदाद को मेरे नाम कर दे। मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त कहने लगा, ऐसा लड़का मिलना तो बहुत मुश्किल है। किसी गरीब लड़के को भी तुम लालच देकर अगर हीना की शादी करवा दोते, तब भी जब वो ये जान लेगा कि वो करोड़ों का मालिक है, तो वो तुम्हें घर से निकाल देगा। मेरे दोस्त की बात ठीक थी। फिर जो कुछ मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, मेरी फिशारी खून बढ़ाने के लिए काफ़ी था। मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया। मैंने कहा, तुमने ये सोचा भी कैसे? वो बहन लगती है और मैं बेगैरत नहीं हूँ। उसने अपना गिरेबान मेरे हाथ से छुड़वाया। कहने लगा, वो तुम्हारी सगी बहन नहीं है। उसका बाप कोई और था और माँ कोई और तुम्हारे माँ बाप भी अलग अलग ही थे। तुम्हारा उससे निकाह जायज़ है और इसी एक तरीके से तुम उसकी सारी जायदाद के मालिक बन सकते हो। ये सुनकर मैं चुप सा हो गया। मेरा दोस्त वहाँ से चला गया और मैं सोच में पड़ गया। लेकिन जब भी मैं हीना से निकाह का सोचता, मेरा दिल हिलने लगता। लेकिन मैं कैसे उससे शादी कर सकता था?
मुमकिन ही नहीं था। लेकिन ये बात भी ठीक थी कि मैं जिससे भी हीना की शादी करता वो करोड़ों बेचकर मुझे ही मेरे घर और मेरे बाप की जायदाद से बेदखल कर देता। मुझे लगा कि फ़िलहाल ये सब करने में कोई हर्ज भी नहीं है। मैंने दूसरे दिन अपने दोस्त से कहा कि तुम्हारी बात ठीक है। मैंने वकील से भी बात की, वो मेरे और हीना के रिश्ते के बारे में जानता था, इसलिए कहने लगा ठीक है, लेकिन आपको वसीयत तो याद है ना तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं और ना ही हीना को छोड़ सकते हैं। इस सूरत में आपसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। ये वो कांटा था जो मेरे हल्क में जाकर अटका था। मैं तो भूल ही गया था कि मेरे बाप ने मेरे लिए कौन कौन सी आजमाइशें डाल रखी थीं। फिलहाल तो मुझे हीना से निकाह करना था ताकि मुझे एक माकूल रकम मिलती और मैं कोई कारोबार शुरू करता। एक बार मेरा कारोबार जम जाता तो फिर मसला नहीं था, फिर मैं हीना को छोड़ भी देता तो क्या फ़र्क पड़ता था। मैंने हीना से निकाह कर लिया। उस पागल को तो निकाह का इल्म भी ना था, वो बस अपने खिलौनों में ही मगन थी। निकाह के बाद मैंने वकील से एक माकूल रकम का मुतालबा किया था, जो मुझे मिल भी गई थी। मैंने अपनी गारमेंट्स की छोटी सी फैक्ट्री बनाई और काम शुरू कर दिया। लेकिन मसला हीना का था। कोई भी मुलाजिम मेरे घर रात दिन रुकने को तैयार न थी। वो कहती थी कि ये पागल लड़की यकदम आपे से बाहर हो जाती है, हमें मार डालेगी। मैं दिन में मुलाजिम से घर का काम करवाकर खाना पकवा, उसके बाद जाने के बाद घर को ताला लगाकर घर से चला जाता। जब वापस घर लौटता तो पूरा घर बिखरा हुआ होता था। हीना कुछ खाना खाती थी, बाकी सब फर्श पर गिरा हुआ मिलता। खुद वो खिलौनों से खेल रही होती थी। मुझे देखकर मेरे पास आ जाती, शानू भाई मेरे लिए चॉकलेट लाए हैं। मैंने जेब से एक चॉकलेट निकालकर उसे थमाई। घर की बिखरी हालत देखकर मुझे हीना पर गुस्सा सा आने लगा था। मैं अब उसे डांटने लगा था। मैं थका मांदा घर पहुंचता था और घर का हशर देखकर मेरा जी चाहता था हीना का गला दबा दूं। एक रात में गहरी नींद सो रहा था जब बादल की जोरदार आवाज़ पर मेरी आंख खुली। बाहर बारिश के शोर से मुझे एहसास हुआ कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इसी वक्त मेरे कमरे का दरवाज़ा यूं खटका कि जैसे भूचाल आ गई हो। मैंने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला। हीना बाहर सामने भूसे की तरह खड़ी थी। चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा खौफज़दा सी थी। मुझे देखते ही मेरे साथ लग गई। मैं तो फ्रीज सा होकर रह गया। ये क्या हरकत थी? कहने लगी, शानू भाई मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा, पीछे तो हटो मुझसे। हीना, क्यों डर लग रहा है? किससे डर लग रहा है? वो मुझसे भीगी हुई थी। मैंने बमुश्किल उसे खुद से जुदा किया था। बारिश से डर लग रहा है। वो बुरी तरह से कांप रही थी। उसकी हालत ये थी कि न जाने उसे क्या हो जाएगा। मैंने उसे अपने बिस्तर पर लेटा दिया। वो मेरा हाथ पकड़कर लेट गई। कुछ देर में सो भी गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। बिलाशुबा वो खूबसूरत थी। मैं जितना ये चाहता कि उसकी तरफ ना देखूं, लेकिन मेरी नज़रें पूरे कमरे में घूम फिरकर उसी पर जाकर टिक जाती। मैंने जब देखा कि वो गहरी नींद सो गई है तो अपना हाथ उसके हाथों से खींचा और सोफे पर जाकर लेट गया। काफ़ी देर सोने की कोशिश करता रहा। इन्हीं दिनों मेरी फैक्ट्री में एक लड़की भी जॉब करने लगी थी, जो अच्छी खूबसूरत थी, मुझे भी अच्छी लगने लगी थी। बहुत जल्दी ही हम एक दूसरे के लिए पसंदीदगी रखने लगे थे। एक बार मैं उसे अपने घर ले गया। उसे देखकर हीना के माथे पर त्योरी चढ़ी। कहने लगी, ये मेरे घर क्यों आई है? इसे बाहर निकालो। ये सुनकर राबिया मुझे देखने लगी। कहने लगी, एहतिशाम, तुमने क्यों एक पागल लड़की को घर में रखा हुआ है? मैंने कहा, मेरी मजबूरी है। फिर मैंने राबिया से सब कुछ बता दिया। कहने लगी, जल्द अज जल्द इससे अपना पीछा छुड़वा लो। मैं शादी के बाद इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं ये सुनकर चुप हो गया। मैं राबिया को पसंद करने लगा था, इसीलिए मेरी कोशिश थी कि जल्द अज जल्द मेरा काम जम जाए तो मैं हीना से पीछा छुड़वा लूं। फिर मुझे राबिया ने एक मशवरा दिया कि मैं हीना को स्लो पॉइजन देना शुरू कर दूं। इस पागल लड़की की भी कोई ज़िंदगी है क्या? इसका मर जाना ही बेहतर है। इसी तरह से मेरी ज़िंदगी में आसूदगी आ सकती है और स्लो पॉइजन से किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। मुझे राबिया का मशवरा अच्छा लगा। मैं ऐसी ही दवा हीना के खाने में मिलाकर उसे देने लगा। कभी उसे वो पाउडर आइसक्रीम में डालकर दे देता। मैं भी यही चाहता था कि वो मर जाए। खैर, वक्त यूं ही गुजरने लगा। एक बार जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मुझे हीना की सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन मुझे वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने उसे पुकारा, लेकिन वो सामने नहीं आई। वो शायद अपने कमरे में थी, क्योंकि उसके रोने सिसकने की आवाज़ें वहीं से आ रही थीं। मैंने जब उसके कमरे का दरवाज़ा खोला और मैं दाखिल हुआ तो मेरी जान ही निकल गई। वो एक कोने में डरी सहमी जिस हाल में बैठी थी, मुझे उसे देखकर शर्म आई थी। उसका लिबास जगह जगह से फटा हुआ था। उसके कमरे के हुलिये को और हीना की हालत को देखकर मुझे ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी थी कि कोई उसकी इज्जत को आकर पामाल कर गया था। मुझे देखकर वो खौफ खा रही थी। कहने लगी, जाओ यहाँ से, मुझे मत मारो, मैं अब्बू को बताऊंगी तुमने मेरे साथ ये कहकर वो रोने लगी। पहली बार मुझे उसकी हालत देखकर दुख हुआ था। मैंने उस पर बिस्तर की बिखरी चादर उठाकर डाल दी, फिर उसके पास आकर बैठ गया।
मैंने कहा, मेरे पीछे से कोई आया था ना? कौन आया था? मेरा बस नहीं चल रहा था उस शख्स का खून पी जाऊं जिसने इस मासूम सी लड़की के साथ ये जुल्म किया था। वो बहुत डरी हुई थी, कभी नफ़ी में सर हिलाने लगती तो कभी इस बात में। मैंने कहा, मुझे बताओ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो रोने लगी, कहने लगी, मेरे अब्बू को बुला दो, मुझे अब्बू के पास जाना है। मैंने कहा, तुम मुझे बताओ कौन आया था तो मैं अब्बू को ले आऊँगा। वो घर में अकेले होती थी, ये बात सारे मोहल्ले वाले जानते थे, यकीनन जो कोई भी था इसी मोहल्ले से था। कहने लगी, वो जो दूध लेकर सुबह आता है वो था शानू भाई, उसने मुझे बहुत मारा था, ये देखो मेरे कपड़े। ये कहकर वो अपने फटे बाजू दिखाने लगी। उसका चेहरा, उसके बाजू सब जख्मी थे। पहली बार मुझे उस पर तरस आया था। मैंने प्यार से उसके बालों को सहलाया, उसके जख्मों पर दवा लगाई, हीना को अपने साथ लगाया। शायद उसे इसी चीज़ की ज़रूरत थी, एक पनाह की, जिस अजियत से वो दो चार थी। मेरी ज़रा सी मोहब्बत और तवज्जो पर रोने लगी। कहने लगी, जब अब्बू थे तो मुझे कोई कुछ नहीं कहता था। अम्मा के मरने के बाद भी मुझे रोना नहीं आया था क्योंकि अब्बू मेरे पास थे। लेकिन फिर अब्बू बीमार रहने लगे, इसीलिए मुझे डॉक्टर के घर छोड़ गए। शानू भाई, डॉक्टर अच्छे नहीं होते, वो लोग भी मुझे मारते थे जैसे इस दूध वाले ने मारा है। वो डॉक्टर मेरे दोनों हाथों को पीछे बांध देते थे, मेरे मुंह में बहुत सारी रुई घुसाते थे ताकि मैं चीख ना सकूं, और मुझे वो मेरे साथ लगी रोए जा रही थी। ये सुनकर मेरा दिल एक बारगी से धड़का था। मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि मेरे बाप की बीमारी में हीना को कौन संभालता होगा, क्योंकि मेरे लंदन जाने के बाद हीना की वालदा को टीबी का मर्ज हो गया था जो बिगड़ गया था और उसी में वो मर गई थी। फिर अब्बू ही हीना को संभालते थे। शायद अपनी बीमारी के ज़माने में हीना को मेंटल अस्पताल में दाखिल करवा दिया था। जाने उसके साथ वहाँ क्या क्या जुल्म होता रहा था। रात भर वो सोते हुए भी सिसकियां भरती रहीं, कभी नींद में डरने लगती, रोने लगती, यही कहती कि मेरे पास मत आओ, मैं अब्बू को बताऊंगी, वो तुम्हें मारेंगे। पहली बार मुझे ये लगा कि जो मैं इस बेज़बान और मासूम लड़की के साथ कर रहा हूँ वो जुल्म है। मैं अपनी ज़िंदगी की खातिर उसे जान से मारने की तदबीरें कर रहा हूँ। मुझे अपने वालिद की वसीयत अब समझ में आई थी, उन्होंने क्यों मुझे इतना पाबंद किया था। मैंने उठकर अलमारी का दराज खोला और वो ख़त निकाला जो इस वसीयत के साथ था। उसे खोलकर देखा तो मेरे वालिद ने मुझसे मिन्नत समाजत की थी कि मैं हीना से शादी कर लूं, उसे तहफ़्फ़ुज़ दूं, क्योंकि उन्हें मुझसे ज़्यादा किसी और पर इतना भरोसा नहीं है कि वो हीना को तहफ़्फ़ुज़ दे सके। मैंने वो ख़त वापस रख दिया। हीना अब भी सोई हुई थी, मगर नींद में भी बुरी तरह से काँप रही थी। जिस अजियत से वो गुजरी थी वो छोटी तो ना थी। सुबह मैंने उस दूध वाले को पहले तो खूब मारा, उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ये देखकर हीना बहुत खुश हुई थी, मुझसे कहने लगी, शानू भाई इसे और मारो, इसे छुरी से काट दो, इसने मुझे बहुत मारा था। मैंने भी उस दूध वाले को लहूलहान करके रख दिया। रात को जब मैंने हीना को खाना खिलाने के लिए नान बनाकर उसे खिलाना चाहा तो कहने लगी, शानू भाई आज इसमें पाउडर नहीं डालोगे? इसकी बात ने मुझे अंदर से झंझोड़ कर रख दिया था। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। कहने लगी, तुम भी चाहते हो ना कि मैं मर जाऊं? इसकी बात सुनकर मैंने बरचस्ता उसकी तरफ देखा था। वो ये बात कैसे जानती थी? कहने लगी, मैं सबको बुरी लगती हूँ, बस अब्बू को अच्छी लगती थी। मुझे पता मैं वो पाउडर खाऊंगी तो मर जाऊंगी। तुम्हारी दोस्त उस दिन तुमसे यही कह रही थी। शायद वो मेरी और राबिया की बातें सुनकर समझ चुकी थी। अगर वो ये जान चुकी थी कि मैं उसे खाने में जहर दे रहा हूँ तो फिर वो क्यों जहर खा रही थी? फिर कहने लगी, तुम मुझे जहर मत दो, अपनी दोस्त को अपनी दुल्हन बना लो, मुझे बस अब्बू के पास छोड़ दो, मुझे अब्बू के पास जाना है। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, उसे बस खाना खिलाता रहा। दूसरे दिन राबिया से कह दिया कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे अब हीना का इलाज करवाना था और मैंने नोट किया था कि वो प्यार से हर बात मान जाती थी। मेरी ज़रा सी तवज्जो पाकर वो पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। घर को साफ सुथरा रखने लगी थी, मेरे भी बहुत से छोटे मोटे काम कर देती थी। जहाँ दवाएं असर ना करें वहाँ मोहब्बत असर कर जाती है, और मेरी मोहब्बत का ही असर था कि हीना पहले से बहुत बेहतर हो चुकी थी।